हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि किसी चार्ज के प्रेजेंट में या इनफैक्ट बोलिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लेता हूं। मैं एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन कर रहा हूं। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक टेस्ट चार्ज को स्लोली लेकर जाऊंगा। एक टेस्ट चार्ज को हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्लोली लेकर जाएंगे। लेटर से दिस इज कैपिटल क्यू और इधर से ये वाला पॉइंट को मैं 1 बोल दे रहा हूं और इधर कोई ऐसे मैं इधर कोई पॉइंट बोल दे रहा हूं 2। ये 2 का डिस्टेंस यहां से R2 है और 1 का डिस्टेंस यहां से लेकर से R1 है। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को हम लोग 1 से 2 स्लोली लेकर जाएंगे इस कैपिटल क्यू के फील्ड में और वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। किसी ऑर्बिट पाथ हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो मैं कुछ ऐसे लेता हूं कि भाई ऐसे था, ऐसे करके ऐसे यहां पहुंच गया, कोई भी एक पाथ। इस तरीके से मैंने कोई एक पाथ सेलेक्ट किया। मतलब क्या है, एक टेस्ट चार्ज को 1 से 2 किसी आर्बिट्ररी पाथ के थ्रू स्लोली लेकर जाएंगे। टेस्ट चार्ज को कैपिटल क्यू के फील्ड में 1 से 2 आर्बिट्ररी पाथ पर स्लोली लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग कभी भी देखें, जैसे कभी चार्ज यहां पर है तो यहां पे इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है Fe इधर लगेगा। अब अगर ये चार्ज स्लोली जा रहा है 1 से 2, इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हमेशा ही 0 रहेगा। नेट फोर्स हमेशा 0 होने का मतलब हुआ कि इस चार्ज का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेट फोर्स 0 है तो इसको कहेंगे F एक्सटर्नल प्लस F इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू 0 एंड दिस F एक्सटर्नल इज माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक। अगर कोई कहता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेटर से E है तो इसे कह सकते हैं हम लोग माइनस क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यहां पे ये क्यू नॉट क्या है, तो क्यू नॉट है क्या, टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। तो एफ इलेक्ट्रिक इक्वल्स माइनस क्यू नॉट इंटू वेक्टर ही आ गया और वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एलिमेंटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर कैलकुलेट किया जाए तो कहेंगे F एक्सटर्नल डॉट dl, F एक्सटर्नल डॉट dl। मैं अगर यहां एज्यूम कर लू कि दिस इज dl वेक्टर, दिस इज dl वेक्टर, ये क्या है, dl वेक्टर है, तो हम लोग यहां पे इस F एक्सटर्नल को लिखेंगे माइनस क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl which is elemental work done by external। यहां पे हम लोग एक्सटर्नल का अगर वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक क्या होगा, एक्सटर्नल का जस्ट अपोजिट, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल का वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन भी साथ ही साथ कैलकुलेट हो जाएगा। जो एक्सटर्नल का वर्क डन आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा माइनस साइन दे देंगे। तो अब यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पे ये आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज माइनस क्यू नॉट ई डॉट dl। इसको आप प्रिजर्व करके रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे समझ आएगा कि इसका क्या यूज है। बट अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, बट साथ ही साथ इसको ध्यान भी रखेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज माइनस क्यू नॉट ई डॉट dl और लिमिट होगा इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल जिसको आप बोलेंगे वो और फाइनल जहां आप फाइनल इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे हमारा इनिशियल इस केस में 1 हो गया, फाइनल हो गया 2। अब इस पर्टिकुलर केस की बात करें
तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यू। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म ध्यान रखे हैं तो अगर यहां से यहां पोजीशन वेक्टर आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू वेक्टर आर बाई आर क्यू। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डॉट कैसे ले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मिल गया तो डॉट कैसे लेना है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज है और ऐसे हमने कोई आर वेक्टर लिया है और इस तरीके से कोई डीएल वेक्टर है, जस्ट इस डायग्राम को मैं यहाँ पे फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं और मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि ये वाला एंगल है थीटा। रेडियल डायरेक्शन के साथ जो पाथ के अलोंग डिस्प्लेसमेंट डीएल है वो रेडियल लाइन के साथ थीटा एंगल पे है। तो अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे वर्क डन में इंप्लीमेंट करके। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स माइनस क्यू नॉट ई डॉट डीएल, दैट मीन्स के क्यू आर डॉट डीएल। अब इसमें जो भी यहां पे दिया है डेटा उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। तो बाहर में आ गया माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन आर डीएल कॉस थीटा बाई आर क्यू। ये हम लोगों ने अभी लिख दिया। अब ध्यान देंगे अगर आप तो डीएल का जो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, डीएल पे आर वेक्टर के अलोंग डीएल का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यही लेंथ है डी आर जो कि डीएल कॉस थीटा के बराबर है। यही लेंथ है। देखिए डीएल का इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डीएल कॉस थीटा हो जाएगा जो कि आर के अलोंग क्या है, डी आर है। तो अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग कह सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन डीएल कॉस थीटा इज व्हाट, डी आर, एंड what is in denominator, here r cube, so it will be r square। अब इनका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो माइनस के क्यू नॉट माइनस 1 बाई आर, ये इंटीग्रेशन आ गया। आर पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो -1 बाई आर मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स आ जाता है। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल विथ प्रॉपर लिमिट क्या होगा, कहां से कहां जाना है हमें, R1 से R2, यहां पे लिमिट में क्या होगा R1 to R2, यहां पे लिमिट में क्या होगा R1 to R2। अब ये आ जाएगा माइनस के क्यू नॉट -1 बाई R2 माइनस प्लस 1 बाई R1। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स के क्यू नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ये आ गया हम लोगों का वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब अगर किसी को वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन और एक्सटर्नल का वर्क डन इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो आप कहेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दैट मीन्स माइनस के क्यू नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वर्क डन आपने कैलकुलेट कर लिया। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया। अब देखिए ये जो वर्क डन हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे तो वहां पे एक स्टेटमेंट बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन 0 होगा।
क्लोज लूप में वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होगा। साथ ही साथ एक और बात यह है कि अगर कंजर्वेटिव है तो वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट देखिए यहां पे दिख रहा है, ये हमने कोई भी आर्बिट्ररी पाथ लिया था, लेकिन ये डिपेंडेंट किस पे है? वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन पे। कि इनिशियल क्या डिस्टेंस था तो R1, फाइनल क्या डिस्टेंस है तो R2। इनिशियल R1, फाइनल R2, तो इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंडेंट है, ये यहां पे दिख ही रहा है। साथ ही साथ अगर आप R1 इक्वल्स टू R2 करेंगे, R1 इक्वल्स टू R2 करेंगे तो जिसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? R1 इक्वल्स टू R2 करने का मतलब है कि हम लोग क्लोज लूप में वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम लोग क्लोज लूप में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो क्लोज लूप में वर्क डन 0 आना चाहिए अगर ये फील्ड कंजर्वेटिव है तो इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे कि इनिशियल मान लीजिए कि R1 है और फाइनल यहाँ पे R2 है, और इस आर्बिट्ररी पाथ के थ्रू 1 से 2 पहुंच गए और किसी और डिफरेंट पाथ से मान लीजिए 2 से 1 पे आ गए, तो फाइनल डेस्टिनेशन भी 1, इनिशियल डेस्टिनेशन भी 1। उस केस में क्या हो गया? हमारा क्लोज लूप हो गया। तो अगर क्लोज लूप है तो इनिशियल डेस्टिनेशन R1, फाइनल डेस्टिनेशन भी R1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो आप कहेंगे फॉर क्लोज लूप work done by electric force will be 0. Why 0? Because R1 equals to R2. R1 R2 दोनों अगर बराबर हो गया तो क्लोज लूप में वर्क डन 0 हो गया। तो यहां से क्या कौन कौन सी बातें प्रूफ हो रही है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ से इंडिपेंडेंट है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंट है, क्लोज लूप में वर्क डन 0 है। तो हेंस हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। साथ ही हम लोगों ने देख लिया कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे फोन कर लेंगे या व्हाट्सएप कर देंगे, उस पर मैं क्लियर कर दूंगा। और एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। क्लोज लूप में वर्क डन 0 होगा, वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वर्क डन देखें। वर्क डन कंजर्वेटिव है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में 0 होगा, ये हम लोगों ने चेक कर लिए। अब मैं तुम्हें यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फंडा समझाता हूं। देखो, इसमें हम लोग बेसिक्स जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या है फिजिकल मीनिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी का फिजिकल मीनिंग है कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर बना हुआ है तो उसके अंदर एनर्जी है, उस सिस्टम में एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो किसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि अगर आपके पास कोई चार्ज Q1, कोई चार्ज Q2 किसी सेपरेशन R पे है, अगर आपके पास कोई चार्ज Q1, कोई चार्ज Q2 किसी सेपरेशन R पे है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों चार्जेस जो है अपने आप ही R डिस्टेंस पे नहीं आ जाए। ये दोनों चार्जेस अपने आप से ही नेचुरली R डिस्टेंस पे नहीं है। बोलेंगे कि इसके R1 Q1 Q2 के बीच में जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन के साथ इसको इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाया गया है। जो सेपरेशन R पे है Q1 Q2, ये अपने आप में एक कॉन्फ़िगरेशन है, कहेंगे जिस कॉन्फ़िगरेशन को बनाया गया है। फिर से ध्यान सुनेंगे, Q1 एंड Q2 अगर किसी सेपरेशन R पे है, Q1 एंड Q2 अगर किसी सेपरेशन R पे है, तो हम लोग कहेंगे कि ये R सेपरेशन का कॉन्फ़िगरेशन Q1 Q2 के लिए ये फॉर्मेशन किया गया है, ये नेचुरली नहीं है। तो इसे बनाने के लिए एक्सटर्नल जो वर्क किया होगा वही वर्क इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कब बोलेंगे कि नहीं बना हुआ है? तो देखिए, अगर Q1 एंड Q2, लेटर से Q1 यहां पे है, Q1 एंड Q2
ये Q2 है, Q1 एंड Q2 के बीच में ये सेपरेशन अगर इंफिनिटी है, Q1 एंड Q2 के बीच में अगर सेपरेशन इंफिनिटी है तो कहेंगे कि Q1 Q2 आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। अगर Q1 Q2 आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी कॉन्फ़िगरेशन। अगर Q1 Q2 के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है तो कहेंगे दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी कॉन्फ़िगरेशन एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस Q1 Q2 सेपरेटेड एट इंफिनिटी विल बी जीरो। मतलब रेफरेंस यही है कि अगर Q1 Q2 इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। वाई जीरो होगा? बिकॉज दे आर नॉट इंटरैक्टिंग। जब तक इंटरैक्ट नहीं करेगा कोई कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। आर डिस्टेंस पे है, अगर फाइनाइट वैल्यू आर है तो Q1 Q2 इंटरैक्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो कॉन्फ़िगरेशन जिसे बोलेंगे कि ये नहीं है, जबकि बोलेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो Q1 Q2 किसी डिस्टेंस r पे है तो कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन की Q1 Q2 अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे तो कहेंगे कि कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना रहा है, दे आर नॉट इंटरैक्टिंग एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी फॉर इनफाइनाइटली सेपरेटेड चार्जेस विल बी जीरो। अब अगर ये जीरो है तो ये बना कैसे? इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या बोलेंगे? इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया नॉन जीरो। हमेशा ध्यान रखेंगे अपने फ्रेंड्स कि Q1 Q2 इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो अब Q1 Q2 किसी R सेपरेशन पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो नहीं है भाई मेरे। तो अब करेंगे कैसे इसको? तो देखिए इसमें लॉजिक लगाते हैं कि इनिशियली Q1 Q2 इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, Q1 Q2 इनफाइनाइट सेपरेशन पे था। एक्सटर्नल एजेंट स्लोली दोनों को Q1 Q2 को R डिस्टेंस पे लाया। क्या बोल रहा हूं? इनिशियली Q1 Q2 कितने सेपरेशन पे था? इनफाइनाइट सेपरेशन पे था। इनफाइनाइट सेपरेशन में था। एक्सटर्नल एजेंट ने इनको क्या किया? स्लोली स्लोली करके किसी R डिस्टेंस पे ला दिया। अब इनके बीच में R सेपरेशन है, तो R सेपरेशन है इसका मतलब इनका पोटेंशियल एनर्जी अब कुछ ना कुछ होगा। तो आया कैसे? तो कहेंगे एक्सटर्नल ने इनफाइनाइट से R डिस्टेंस लाने में, इनके बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी को R करने में जो वर्क किया, दैट वर्क इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर एक Q1 Q2 इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, एक्सटर्नल एजेंट उनके इनफाइनाइट सेपरेशन को डिक्रीज करके अगर R सेपरेशन कर दिया तो इसके लिए एक्सटर्नल को वर्क करना है, और जितना एक्सटर्नल वर्क करेगा वही उस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब समझ आया आपको? कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो, R सेपरेशन पे नॉन जीरो। एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है? स्लोली इनफाइनाइट सेपरेशन को R सेपरेशन में कन्वर्ट करता है। R सेपरेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक्सटर्नल को क्या करना होता है? तो वर्क करना होता है। वही वर्क डन क्या होता है? तो इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब हम लोग उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे मैथमेटिकली? तो देखिए मैथमेटिकली हमारा कन्वर्ट किया हुआ है ऑलरेडी। जो अभी हम लोग वर्क डन कैलकुलेट किए थे 1 से 2 जो वर्क डन कैलकुलेट किए थे उसमें 1 को फिक्स कर देंगे और 2 को इंफिनिटी से R पे ले आएंगे। 1 से 2 गए थे ना, 1 से 2 गए थे, अच्छा उल्टा कर देंगे, 1 से 2 गए थे, 1 मूव कर रहा था तो 2 पे चार्ज को फिक्स कर देंगे एक को, जैसे Q2 फिक्स है। Q1 को इंफिनिटी से R पे ले आएंगे। तो हम लोग कहेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हुआ करता है Q नॉट 1 by R2 minus 1 by R1। अब अगर मैं कह दूं कि Q1 लेटर से फिक्स्ड है, Q1 को फिक्स कर दिया और Q2 को इनफाइनाइट सेपरेशन से वापस ला रहे हैं। इनफाइनाइट सेपरेशन से कितने सेपरेशन पे ला रहे हैं फाइनली? तो R सेपरेशन पे ला रहे हैं। तो कहेंगे कि ये इसी फॉर्मूला में हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू K Q1 Q2। इनिशियल कहां से कहां चल रहे हैं? इंफिनिटी से R। इंफिनिटी सेपरेशन था, बाद में क्या हो गया? R सेपरेशन। तो इनिशियल सेपरेशन क्या है? तो इनिशियल सेपरेशन क्या है बोलिए? इनिशियल सेपरेशन क्या है? तो इनिशियल सेपरेशन है इंफिनिटी और फाइनल सेपरेशन क्या है? तो R। इनिशियल सेपरेशन इंफिनिटी और फाइनल सेपरेशन क्या है यार?
तो यहाँ पे कहेंगे R2 के जगह पे R और R1 के जगह पे कहेंगे इंफिनिटी, और ये इसके बाद हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स के Q1 Q2 1 by R minus 0, that means K Q1 Q2 by R, ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो अगर इनफाइनाइट सेपरेशन है Q1 Q2 के बीच में, बाद में उस सेपरेशन को R में कन्वर्ट कर दिए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया K Q1 Q2 बाई R। और हम लोग क्या कह रहे थे कि इनफाइनाइट सेपरेशन को R सेपरेशन करने में एक्सटर्नल को जितना वर्क करना पड़ेगा वही कहलाएगा उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ऐसे कह रहे हैं एक तरीके से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स U फाइनल माइनस U इनिशियल विच इज U माइनस 0। ये 0 कब का, तो ये वाला है फाइनल एट P, यहां पे P नाम मैंने दे रखा है, और ये है इनिशियल एट इंफिनिटी, जब दोनों इन्फिनाइट सेपरेशन पे है। तो ये आ गया K Q1 Q2 बाई R इक्वल्स U। मतलब ये हुआ कि अगर Q1 Q2 किसी R सेपरेशन पे है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 बाई R। अगर Q1 Q2 किसी R सेपरेशन पे है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 बाई R। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दिया K Q1 Q2 बाई R। अब आपको एकदम जो भी डेरिवेशन किए हैं उसको रिलेट करना है, और ये ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। When two charges Q1 and Q2 are separated by some distance R, then potential energy of that configuration will be K Q1 Q2 by R. Potential energy of that configuration will be K Q1 Q2 by R, and this potential energy is called interaction potential energy, and this potential energy is called interaction potential energy. This potential energy is called interaction potential energy. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे, एक कहलाएगा इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा कहलाएगा सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं ये है इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 R सेपरेशन पे है तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग एक इलस्ट्रेशन भी देखते हैं कि कैसे इसको रिलेट करना है। तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं लिख देता हूं, एक क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसपे एक चार्ज Q यहां, दूसरा चार्ज Q यहां, तीसरा चार्ज Q यहां, ये L है, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें कि ये जो इनका वर्टिसेस है, इन वर्टिसेस पे इक्वल Q चार्ज Q प्लेस्ड है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। तो आप कहोगे कि कितने पेयर बन रहे हैं, तो एक 1 और 1 2 और 1 3, तो टोटल 3 पेयर्स। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3kq square by L. Potential energy of this configuration will be 3kq square by L. जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे उतना नंबर ऑफ इंटरेक्शन होगा, और उसी को हमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर से मुझे कॉल व्हाट्सएप कर लेंगे। ठीक है, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देख लीजिए। ये समझे कि दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पे है तो उनका इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R होगा। और हमने एक इलस्ट्रेशन भी समझा कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस Q रखे हैं तो उनका इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा एक्सटेंड करके, थोड़ा सा चेंज करके, कि हमारे पास ट्रायंगल के बजाय स्क्वायर है।
इस स्क्वायर के वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस रखे हैं, इस स्क्वायर के वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस रखे हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो स्क्वायर पे जो 4 चार्जेस रखे हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन का कितना है। तो इसका इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखेंगे। देखिए यहां पे सेम टाइप वाले डिस्टेंस, जैसे एल सेपरेशन पे कितने पेयर बनेंगे, तो 1 2 3 और 1 4, तो 4 पेयर्स बनेंगे एल सेपरेशन वाले। तो इनके पोटेंशियल एनर्जी में लिखेंगे 4k स्क्वायर बाई एल, k q1 q2 बाई r, तो उसके हिसाब से ये लिख दिया। अब देखेंगे कि इसके अलावा और क्या सेपरेशन है, तो इसके अलावा है ये डायगोनल, ये डायगोनल लेंथ हो जाएगा l√2, इधर से एक पेयर और एक पेयर इधर से, तो 2 पेयर बना, तो 2k स्क्वायर बाई l√2। देखिए हमेशा कोई भी दिया है तो नंबर ऑफ पेयर्स निकल जाएगा हमेशा nc2 से, nc2 का मतलब यहां पे हो गया 4c2, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो ये इससे कट गया। आप इसमें देख सकते हैं टोटल कितने पेयर आ रहे हैं, तो 6 पेयर 6 पेयर्स आ रहे हैं। तो 4 पेयर कितने लेंथ का है, एल लेंथ का, 2 पेयर कितने लेंथ का है, तो l√2 लेंथ का, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर 6 था, ये 6 आ गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आप सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर्स चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आपको दिमाग लगाना है कि कौन डिफरेंट डिस्टेंस वाले कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, और फिर उनको k q1 q2 बाई r के हिसाब से लिख देना है। ठीक है, तो अब मैं ये सेकेंड इलस्ट्रेशन था, और थर्ड इलस्ट्रेशन एक और बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो मैं ऐसा करता हूं, इस बार हेक्सागन लेता हूं, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में क्या क्या इंट्रैक्शन, कितने डिस्टेंस रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन का साइड लेंथ l है, और ये कॉर्नर पे इनके वर्टिसेस पे मैंने इक्वल चार्ज, आप चाहे तो अलग अलग चार्ज भी ले सकते हैं, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। 2 चार्ज होगा तो q1 q2 करके लिखेंगे, सिमिलर चार्ज है तो q इंटू q स्क्वायर, इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो ये है रेगुलर हेक्सागन है। ये रेगुलर हेक्सागन का मतलब हुआ कि ये इनके हर साइड का लेंथ इक्वल है, ये रेगुलर हेक्सागन है। इसमें भी हमें इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, फाइंड इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन का कितना होगा। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे यहां पर। तो हम लोग कहेंगे 6c2 नंबर ऑफ पेयर्स बनेगा, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 बाई 2, दैट मीन्स 15 पेयर्स बनेगा। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, अगर आप ये नहीं भी जानते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप काउंट करिए कितने पेयर्स हैं अलग अलग डिस्टेंस के। तो अब इनका पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे तो सबसे इजी तो है कि 6 पेयर एन डिस्टेंस के हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6k q स्क्वायर बाई एल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखेंगे कि देखिए कभी भी अगर आप वर्टिसेस का डिस्टेंस देखेंगे कि डिफरेंट कौन कौन सा डिस्टेंस हो सकता है हेक्सागन में, तो एक तो एल हुआ डायरेक्ट, एक ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होता है 2l, ये कितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, तो ये दोनों मिलके एक बनाया, ये और ये मिलके एक बनाएगा, ये और ये मिलके एक बनाएगा, कितना पेयर हो गया 3 पेयर। देखिए ये दोनों मिलके एक पेयर बनाएगा, ये दोनों मिलके एक पेयर बनाएगा, तो टोटल हो गया कितना आपको, इसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हो गए 2l डिस्टेंस वाले 3, तो कहेंगे 3k स्क्वायर बाई 2l, ये डिस्टेंस 12 होता है। अब इसमें और क्या पॉसिबल है, चूंकि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 15 होने हैं, तो अभी तक हम लोगों ने 9 का काउंट ले लिया है, बाकी 6 में और कौन सा डिस्टेंस होगा। तो देखिए आपने इन दोनों का देख लिया, लेकिन इन दोनों का नहीं देखा है, इनका डिस्टेंस कितना होगा ये अभी तक आपने नहीं चेक किया है।
तो ऐसे आपको काउंट करना पड़ेगा कितना पेयर्स है। हालांकि टेंटेटिवली मुझे मालूम चल गया है कि अगर 3 टाइप का यहाँ पर डिस्टेंस और कोई नहीं हो सकता। देखिए इनका देख लीजिए, इनका देख लीजिए, इनका देख लीजिए, 3 ही केस है। बाकी अगर यहां से हम देखेंगे तो यही वाला केस होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ये डिस्टेंस का पेयर है ये 6 पेयर्स होंगे। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कैसे? तो देखिए डिस्टेंस कैलकुलेट मैं करके बताता हूं आपको। मैं ऐसे कोई ले रहा हूं, ये हुआ एक तरीके से, यहां से यहां देखिए, ये यहां से यहां देखिए, या यहां से यहां देखिए। तो ये डिस्टेंस ये L है, ये L है, ये 30 डिग्री होगा, हेक्सागोनल रेगुलर है तो ये 30 डिग्री होगा। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अगर यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L cos 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस भी सेम रह जाएगा L cos 30। मतलब अब जो नया डिस्टेंस आना है वो कितना होना है? 2L cos of 30 डिग्री, दैट मीन्स L√3। अब आपको वेरीफाई करना है कि 6 पेयर्स होंगे, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं 6kq² बाई L√3। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब रहा बात कि किसी को वेरीफाई करना है, तो आप ध्यान से देखिए, एक यहां से बनेगा इसका और एक यहां से बनेगा, 1 और 1 2। इससे मैंने 1 2 ले लिया। अब इसका देखिए, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा, 4 हो गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं, एक यहां ये रिपीटेड है, ये बच गया 5। अब इसका देखते हैं, ये रिपीटेड है, एक नया बन गया 6। नहीं समझ आया? कैसे समझा दूं? तो देखिए फिर से एक बार समझा रहा हूं इसको। देखिए अगर यहां से ड्रॉ करते हैं तो 1 और 1 2। अब यहां से देखते हैं तो 1 1 2 यहां हो गया, ये कॉर्नर हो गया। अब यहां से देखते हैं तो एक तो ऑलरेडी हो चुका है, एक ये वाला बचा है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक यहां से इसका बचा है 6। और कोई नहीं, इसका अगर देखेंगे तो दोनों हो गए, इसका देखेंगे तो ये दोनों हो गया, इसका देखेंगे तो ये दोनों हो गया, इसका देखेंगे दोनों हो गया। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग इतने इलस्ट्रेशन को इसमें कर लिए। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। ये था इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। अब समझते हैं कि सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही है। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी में जैसे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सटर्नल एजेंट बनाता है। जैसे आप कहिए कि एक डिस्क, तो डिस्क पे लेटर से Q चार्जेस है, डिस्क पे टोटल Q चार्ज है। तो उस डिस्क को बनाने में एक्सटर्नल को वर्क जितना करना पड़ा होगा वो वर्क कहलाएगा उस डिस्क का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे थीन स्फेरिकल शेल जिसपे Q चार्ज है, तो उस शेल का जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा कि भाई इंफिनिटी से एक्सटर्नल एजेंट सबसे पहले dq चार्ज लाया और जो भी रेडियस का शेल का फॉर्मेशन करना है उस पर वो चार्ज दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस dq के प्रेजेंस में एक्सटर्नल इंफिनिटी से नेक्स्ट dq लाया। तो जब नेक्स्ट dq लाएगा एक्सटर्नल पहले वाले dq के प्रेजेंस में, तो ये dq जो बाद में dq आना है उसको रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है एक्सटर्नल को वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर एक्सटर्नल को किसी कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मेशन में वर्क करना पड़ेगा तो उसको कहेंगे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्फेरिकल शेल को बनाने में एक्सटर्नल को वर्क करना पड़ेगा, सॉलिड स्फीयर को बनाने में एक्सटर्नल को वर्क करना पड़ेगा, तो उनको हम लोग सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, कर रहे थे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे देखिए अगर ये कोई स्फेरिकल शेल बना हुआ है, लेटर से इसका रेडियस है r, इस पे टोटल सरफेस पे चार्ज है +q, सरफेस पे टोटल चार्ज है +q,
तो हमारे पास हम लोग बात कर रहे थे कि सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग एक थीन स्फेरिकल शेल लिए हैं जिसका रेडियस आ रहा है, इस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अगर इस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली तो हमें इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। इसको समझेंगे ऐसे, कहेंगे कि इनिशियली ये आर रेडियस का कोई एक स्फीयर है जिसपे जीरो चार्ज है। चार्ज कितना है इस पे? जीरो। इनिशियली हमारे पास आर रेडियस का एक स्फेरिकल शेल है जिसपे जीरो चार्ज है। फिर इंफिनिटी से एक्सटर्नल एजेंट पहला डीक्यू लेकर आया। कहां से? इंफिनिटी से एक्सटर्नल एजेंट पहला डीक्यू लेके आया, तो डीक्यू इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। अब जब नेक्स्ट डीक्यू एक्सटर्नल लेकर आएगा इंफिनिटी से, तो पहले वाला जो डीक्यू यहां प्रेजेंट है वो क्या करेगा? इस डीक्यू के आने में रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा। तो इस रिपल्सन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल को वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क जो है इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसको बोलेंगे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैं इसको एक इसी केस को मैं डिराइव करके बताता हूं कि लेटर से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस पे चार्ज है Q which is less than let us say capital Q। इस पे चार्ज है Q which is less than capital Q, मतलब एक्सटर्नल जो है dq ला रहा है बार बार। किसी समय देख रहे हैं इस पे Q चार्ज है और इंफिनिटी से एक्सटर्नल नेक्स्ट dq लेकर आ रहा है। जब इंफिनिटी से ये dq चार्ज यहां पे आके इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसका du लिखेंगे, जो du बदल जाएगा। मतलब u था तो dq आने से पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा? u प्लस du। तो du क्या लिखेंगे? तो देखिए इसको बहुत सिंपल तरीका है लिखने का कि अगर स्फेरिकल बॉडी के केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस पे उसके टोटल चार्ज को उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड एज्यूम कर लेते हैं। कंसंट्रेटेड एज्यूम करके KQ/R² पॉइंट चार्ज वाला फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको उसी लॉजिक के हिसाब से देखूं कि इसके सेंटर पे लेटर से ये Q चार्ज है, सेंटर पे ये Q चार्ज है और इंफिनिटी से लाकर कितने डिस्टेंस पे इस पे रख दिया, तो इससे dq डिस्टेंस पे लाके चार्ज को रख दिया। dq डिस्टेंस पे इनफिनाइट से चार्ज को लाके अगर रख दिया तो q और dq के बीच में सेपरेशन कितना हो गया? r। इसको लॉजिक को समझिए। देखिए इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, लेकिन हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर इसका देखो बेसिक पे कि q1 फिक्स था, q2 को इंफिनिटी से r पे लाए थे, तो इंटीग्रेट करने के बाद कितना आया था? k q1 q2/r। ऐसा क्यों आया था? क्योंकि q1 का फिर जो लिखेंगे KQ1 R वेक्टर बाई R क्यूब, वैसे ही इसका भी तो फिर लिखेंगे KQ स्मॉलर वेक्टर बाई R की वही फील्ड लिखेंगे। इंटीग्रेशन भी सिमिलर होगा। लिमिट होगा इंफिनिटी से सरफेस, इंफिनिटी टू कैपिटल R। तो उसी को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि Q को सेंटर पे ले लिए और dq इसके सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इनका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया KQ dq बाई KQ dq बाई कैपिटल R। KQ dq बाई कैपिटल R और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो K बाई R बाहर आ जाएगा। Q dq 0 to R और ये आ गया, सॉरी 0 to Q, 0 to कैपिटल Q और ये आ गया KQ²/2R, जिसे आप कह सकते हैं U इक्वल्स टू Q² कह सकते हैं Q²/8πε0R। तो किसी स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल एनर्जी होता है KQ²/2R। किसी स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल एनर्जी होता है KQ²/2R। ठीक है।
आप लोग का होमवर्क है कि अगर सॉलिड स्फीयर है, ये अगर सॉलिड स्फीयर है तो इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ये आपको खुद से ट्राई करना है कि अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर है तो इस सॉलिड स्फीयर का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। ठीक है, तो इस पे अब हम लोग इलस्ट्रेशन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उस क्वेश्चन में इस सेल्फ एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करेंगे। We are considering a sphere of radius r1 and r2. We are considering a thin spherical shell of radius r1 and r2. These two are concentric spherical shell. Radius r1, radius r2. इनर शेल के ऊपर मैं एज्यूम कर रहा हूं, इनर शेल के ऊपर मैं एज्यूम कर रहा हूं Q1 चार्ज एंड आउटर शेल के ऊपर मैं एज्यूम कर रहा हूं Q2 चार्ज। इनर शेल के ऊपर मैं Q1 चार्ज एज्यूम कर रहा हूं, आउटर शेल के ऊपर मैं Q2 चार्ज एज्यूम कर रहा हूं। इनर पे Q1, आउटर पे Q2। क्वेश्चन होगा फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द concentric spherical shells system। ये जो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे सॉल्यूशन में कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे U equals to Q1 square by 8 pi epsilon naught R1 plus Q2 square by 8 pi epsilon naught R2 plus Q1 Q2 by R2। अब यहां पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये टर्म कहां से है, क्योंकि ये तो इनर शेल का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये आउटर शेल का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और ये है इन दोनों का इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ये दो हम लोगों ने कंसेंट्रिक शेल्स जो लिया है उनका है ये इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कहां से है, कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसके बेसिक पे चाहिए कि सबसे पहले हम लोग ये Q1 Q2 कुछ नहीं है, मेरे पास R1 है, तो इंफिनिटी से dq चार्ज लाएंगे R1 शेल पे, फिर dq लाएंगे, फिर dq लाएंगे, तो फाइनल चार्ज इस पे Q1 एक्युमुलेट हो जाएगा, जिसके लिए मैं लिख दूंगा Q1 स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। अब इस पे चार्ज आ गया। अब हम लोग इसके प्रेजेंस में सेकंड शेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब dq चार्ज हम लोग लेकर आएंगे तो इसके अगेंस्ट वर्क करना होगा ना, क्योंकि इसका फील्ड तो होगा यहां पर KQ1 बाई R स्क्वायर फील्ड होगा। तो जब इंफिनिटी से हम लोग चार्ज को लाएंगे हर बार dq, तो इसके अगेंस्ट वर्क करना होगा। साथ ही साथ इस पे अगर कभी q चार्ज है तो dq लाएंगे तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना होगा। मतलब जब सेकेंड वाले शेल का फॉर्मेशन होगा उस समय हमें दो वर्क करना है, Q1 चार्ज की वजह से और एक Q2 की वजह से। तो Q1 क्या है, इसके इनर शेल के सेंटर पे होगा, और Q2 कहां ला रहे हैं, R2 डिस्टेंस पे। तो इसलिए मैंने इनके बीच में लिख दिया है KQ1 Q2 बाई R। मतलब Q1 को आप कहेंगे कि Q1 जो है वो सेंटर पे हो गया,
और Q2 जो है वो कितने डिस्टेंस पे हो गया इससे, R2 पे, क्योंकि Q2 लाके तो आप यही रख दे रहे हो, Q1 को सेंटर पे लेना होगा, क्योंकि इसका फिर जब आउटसाइड में लिखोगे तो क्या लिखते हो, KQ/R स्क्वायर, एज्यूमिंग दिस एज ए पॉइंट चार्ज एट सेंटर, तो इसलिए ये टर्म आया। तो ये है इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी लिखे इस तरीके के सेटअप में तो ध्यान दें कि इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी भी एक टर्म होगा अपार्ट फ्रॉम सेल्फ एनर्जी। ठीक है, अब इसी में अगर ये इनर में जो ये है, मैंने कहा कि ये दोनों कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, अगर इसे मैं कहता कि ये सॉलिड स्फीयर है, मतलब इसमें बदल दे कि इनर जो शेल है उसके बदले अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो फर्क कहां पे पड़ता, तो आंसर में यहां फर्क पड़ता U इक्वल्स टू 3Q1 स्क्वायर बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस K Q1 Q2 बाई R2। देखिए अगर ये शेल के बजाय सॉलिड स्फीयर होता, अगर ये शेल के बजाय सॉलिड स्फीयर होता तो उस केस में हम लोग सॉलिड स्फीयर वाला पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। यहां पे हम लोग क्या लिखे थे, 3 होगा टर्म लेके, यहां पे 3Q1 स्क्वायर बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है, 3Q1 स्क्वायर बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ये कहां से लिख दिए, तो ये सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर अगर है, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज Q, रेडियस R, तो इसका होगा सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी 3Q स्क्वायर बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको आपको खुद से डिराइव करना है, और अगर ये डिराइव नहीं हो पाए तो फिर मुझे बताइएगा, तो मैं इसको डेरिवेशन करके एक वीडियो बनाकर भेज दूंगा आप लोगों को। तो ये आप सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी याद रख सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी लिख दिया था, यहाँ पे 3 छूट गया था, वो 3 को मैं सेट कर दिया। तो ये आपका हो गया अगर कंसेंट्रिक है। अब यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक शेल के बजाय 3 हो, 2 के बदले 3 हो, तो कैसे काम करेंगे, तो अगर 3 कंसेंट्रिक शेल्स है जिनका रेडियस R1, R2 एंड R3 है, साथ ही साथ चार्ज जो है वो Q1, Q2, Q3 है, मतलब जो नेक्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं उसमें क्या है, तो वी आर कंसिडरिंग और 3 concentric thin spherical shell of radii R1, R2 and R3 having charges Q1, Q2 and Q3। मतलब ये Q1, Q2 तो यही थे, एक Q3 भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एक Q3 भी रहेगा ऐसे, इस पे भी चार्ज होगा, ये Q3 चार्ज, और इसका रेडियस क्या होगा R3। इसको आप चाहे ऐसे कंप्लीट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस मुझे समझाना था तो इसलिए मैं लिखा। अब इसके इसका एनर्जी का आंसर लिखेंगे क्या, तो इसका आंसर होगा Q1 स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q2 स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q3 स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 प्लस K Q1 Q2 बाई R2, K Q1 Q3 बाई R3, K Q2 Q3 बाई R3। देखिए इसमें टोटल 6 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है,
सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। ये तीनों टर्म जो है वो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है, जो बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। और ये तीन टर्म जो है वो इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। जो इनसाइड में है, जैसे इन दोनों का देख रहे हो तो ये इनसाइड में है, तो इसको सेंटर पे मान लो। तो इसको सेंटर पे मानोगे तो इनके बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा, तो R2। जब 1 और 3 को देखोगे तो 1 इनसाइड में है, सेंटर पे लेंगे तो कितना डिस्टेंस हो गया, R3। ठीक है, 1 और 3 में देखिए R3 लिखे हैं। जब 2 और 3 का लिखेंगे तो 2 और 3 में इधर कौन हो गया, 2, तो 2 को सेंटर पे लिख दिए तो कितना लिखेंगे, R3। समझ आया? तो ये हो गया इस केस का आंसर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इंट्रैक्शन को। जब 1 और 2 को लिखना है तो 1 इनसाइड में है 2 के, तो 1 को सेंटर पे ले लो। अब 1 और 3 को लिखना है तो 1 इनसाइड में है 3 के, तो 1 को सेंटर पे ले लो। तो 1 को जब सेंटर पे लोगे तो 1 और 3 में क्या होगा, R3 डिस्टेंस होगा। जब 2 3 को लोगे तो 2 इनसाइड में है, तो 2 को सेंटर पे लोगे तो इनके बीच में भी डिस्टेंस क्या होगा, R3 होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड छोटा सा एक इलस्ट्रेशन करूंगा। ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। यहाँ पे ये Q और ये Q चार्ज y एक्सिस पे A और A पे फिक्स्ड है। ये Q और ये Q जो चार्ज है वो y एक्सिस पे क्या है, फिक्स्ड है। x एक्सिस पे √3a डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज Q0 है, जिसका मास m है। इस Q0 चार्ज को V0 वेलोसिटी देना है। ये Q0 पॉजिटिव है, कैपिटल Q पॉजिटिव है, ये कैपिटल Q भी पॉजिटिव है। हम लोगों से पूछा है कि मिनिमम इस V0 कितना हो ताकि ये चार्ज पार्टिकल ओरिजिन से पास कर जाए। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल फॉर विच इट विल पास थ्रू ओरिजिन। क्यों मिनिमम बोला है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस इस पे रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा तो इसको आने में दिक्कत होगा। तो मिनिमम आपको वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि ये यहां पहुंच जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है मिनिमम V0 फॉर विच द चार्ज पार्टिकल Q0 विल पास थ्रू ओरिजिन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। कहेंगे कि अगर ये √3a है और ये a है, तो अभी डिस्टेंस है इनका 2a। मतलब हम लोग कहेंगे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है इस कॉन्फ़िगरेशन का Q0 बाई 2a का 2 टाइम्स, एक और एक ये 2। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल का ½ m V0 स्क्वायर। V0 को ही मिनिमम बोल रहे हैं हम लोग। फाइनल जब ये चार्ज ओरिजिन पे आएगा तो मिनिमम V0 होने के लिए ये वेलोसिटी कितना कर देंगे, 0। फॉर V0 टू बी मिनिमम, फॉर V0 टू बी minimum, for V0 to be minimum, velocity of the charge particle, velocity of the charge particle at origin will be 0। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 2kQ Q0 बाई a। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 2kQ Q0 बाई a। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग कहेंगे U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स K फाइनल प्लस U फाइनल। ये क्या है, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो 2kQ Q0 बाई 2a प्लस ½ m V0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2kQ Q0 बाई a। अब इसमें से देख सकते हैं हम लोग कि ये 2 से 2 तो यहां कट जाएगा। यहां पे है 2k Q0 बाई a और यहां बच गया k Q0 बाई a।
तो अगले स्टेप में इसको आराम से लिख पाएंगे हम लोग, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स के क्यू नॉट बाई ए। अब इसमें वी नॉट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो वी नॉट का वैल्यू हो जाएगा 2k क्यू नॉट बाई एम ए का अंडर रूट। ठीक है, तो फाइनल इस क्वेश्चन का हो गया, वी मिनिमम बोलिए या वी नॉट बोलिए, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 2k क्यू नॉट बाई एम ए। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, एम से डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज द आवर फाइनल आंसर। तो ऐसे ही आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैं CDPS भी दूंगा, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसको सॉल्व कीजिए, या आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग इसमें आगे के क्लासेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे।